इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक मैं करा चुका हूँ तुम्हें, तो होमवर्क दिया था 24 वाला, उसके पहले तक करा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारे रेशो समझा दिए थे। सॉल्वेंसी रेशो, कौन से रेशो? सारे सॉल्वेंसी रेशो के नाम में ही फॉर्मूले हैं। जैसे पहला रेशो आता है डेब्ट इक्विटी रेशो, उसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो में आता है ऊपर प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। मैंने कहा था तीन चीज़ें, तीन नाम है, तीनों का मतलब एक है, नेटवर्थ, प्रोप्राइटरी फंड या इक्विटी। अगर मैं बोलूँ आपको इक्विटी क्या है, प्रोप्राइटरी फंड क्या है या नेटवर्थ क्या है, तो सबका फॉर्मूला सेम है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या? अब 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है। जनरल रिजर्व है, P&L है, डिवेंचर है, करंट लाइबिलिटी और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। वाह, ऊपर देखो क्या पूछा है, इलस्ट्रेशन नंबर 25 क्या पूछा है? फॉर्मूला नाम में ही छुपा हुआ है, ऊपर डेब्ट और नीचे, ठीक है, बराबर से देखना मेरे बच्चों, ऊपर डेब्ट नीचे इक्विटी। यार हेलो हेलो हेलो, यस। अब डेब्ट में तो मैं लूँगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या लूँगा? ढूंढो, पहले इक्विटी शेयर है, फिर प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व है, P&L है, 15% डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है, तो ले लो 15% डिवेंचर। मैं पहले ना फॉर्मूला लिखता जा रहा हूँ, 15% डिवेंचर, क्योंकि और कुछ होगा वो भी प्लस करूँगा फिर, है ना। यार ये माइक हटा ही लेता हूँ यार, बहुत परेशान करेगा ये। हेलो, ज़्यादा फ़ायदा मिलता नहीं है। चलो, हाँ, डिबेंचर के बाद करंट लाइबिलिटी आती नहीं है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आती नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अब एक ही चीज़ है। फिर इक्विटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर से चलो, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस जनरल रिजर्व, ये भी आएगा, प्लस P&L। मेरे प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व और P&L दोनों रिजर्व एंड सरप्लस है। क्या है भाई? जनरल रिजर्व भी रिजर्व होता है और P&L भी। P&L मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट से बड़ा रिजर्व कुछ हो सकता है दुनिया में? सबसे बड़ा रिजर्व ही प्रॉफिट है। आगे डिबेंचर ले ही लिए, करंट लाइबिलिटी लेंगे नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बेटा ये खर्चे हैं ना, हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। जब आप प्रॉफिट लो तो उसे खर्चे हटा कर लो, तो इसमें से माइनस। सॉरी, आपने फॉर्मूले में तो बताया नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था तो मैंने माइनस कर दिया, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा किस में से माइनस होगा? प्रॉफिट में से, तो यहाँ से हटा दो। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। प्रॉफिट जो आता है वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद ही आता है, तो फिर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्यों माइनस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जयेश ने। प्रॉफिट खर्चे माइनस करने के बाद आता है, आई एग्री, बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको अगर अलग से दे रखा है एसेट साइड में, तो इसका मतलब माइनस नहीं हुआ है अभी तक। अगर वो माइनस हो चुका होता तो वो एसेट साइड में क्यों आता? वो तो P&L में आ चुका होता। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो और बैलेंस शीट साइड में, एसेट साइड में दे रखा है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये कहाँ से आ गया? एसेट साइड में एक्सपेंस थोड़ी आने चाहिए, आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो अभी तक राइट ऑफ, तो हम उन्हें राइट ऑफ कर देंगे। अगर वो राइट ऑफ हो चुका होता ना तो वो आता ही नहीं। आ रहा है, इसका मतलब वो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। चलो फॉर्मूला लगाओ, पहले डिबेंचर लो। डिबेंचर कितने हैं? और यार इसमें एक पिक्चर बनाएगा, ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताना भूल गया। ये डेब्ट इक्विटी रेशो में दो फॉर्मूले लगाता है, एक डेब्ट में वो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेता है और एक में वो डेब्ट में टोटल डेब्ट ले लेता है। टोटल डेब्ट में वो करंट लाइबिलिटी भी ले लेता है बाउला। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चनों में बहुत दिमाग ख़राब करेगा तुम्हारा। मेरा भी बुक करता है, 8 साल से दिमाग ख़राब कर रहा है ये मेरा, क्योंकि 12th क्लास की जो बुक है वो एक ही तरीके से चलती है, वो डेब्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेती है। IPCC की भी बुक है, उसमें भी डेब्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते हैं। बस ये बीकॉम वाला ही मरा नाटक करता है, ये डेब्ट के अंदर टोटल डेब्ट ले लेता है और टोटल डेब्ट में ये करंट लाइबिलिटी को भी ले लेता है।
अब आप अगर एग्ज़ाम में करके आओ क्वेश्चन इसका, तो आप नोट डाल के आओगे कि हमने डेप में टोटल डेप लिया है या सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप लिया है। आंसर दोनों से अलग अलग आएगा। इस किताब के हिसाब से चल रहा हूँ, अभी टोटल डेप ले रहा हूँ, टोटल डेप में मैं लॉन्ग टर्म डेप में करंट लाइबिलिटी भी ले रहा हूँ। फॉर्मूले जो कल पढ़ाए थे उसमें नहीं ली थी मैंने, फॉर्मूले में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप लिए थे। लॉन्ग टर्म डेप में करंट लाइबिलिटी नहीं आती है। करंट लाइबिलिटी के अलग से लिए करंट रेशो होता है, उसमें हम ले लेते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशो में करंट लाइबिलिटी आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल निहायती बेवकूफ़ आदमी है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का बेस ही चेंज हो गया। यहाँ पे आप ले रहे हो एक तरीके से ओन फंड, यहाँ आप ले रहे हो लोन फंड। करंट लाइबिलिटी ना तो ओन फंड है ना लोन फंड है, करंट लाइबिलिटी तो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है। करंट लाइबिलिटी बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व थोड़ी रहेगा, इक्विटी शेयर इन्वॉल्व रहेगी, प्रेफरेंस शेयर इन्वॉल्व रहेगा, डिबेंचर इन्वॉल्व रहेगा। करंट लाइबिलिटी की तो परिभाषा ही ये है कि 1 साल में चुकाना है। तो ये पता नहीं क्यों ले लेता है, 12th में भी नहीं लेता, सीए वाली बुक में भी नहीं है। आप नोट डाल के आओगे, वी हैव अज्यूम्ड करंट लाइबिलिटी एज पार्ट ऑफ आर टोटल डेप। क्या लिख कर आओगे? पार्ट ऑफ आर टोटल डेप। ठीक है, चलो डिबेंचर आ गया, इसमें करंट लाइबिलिटी ले लो। नीचे कितनी है करंट लाइबिलिटी, और बाकी की चीज़ें नीचे ले लो। इक्विटी शेयर से कितनी है? इक्विटी शेयर है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर और फिर जनरल रिजर्व 45, फिर P&L कितना है 30, उसमें से 10,000 के प्रीलिमिनरी हटा दो। ऊपर आ रहा है 125 और नीचे आ रहा है 15। काट पीट लो इसे, 0.58। पागलपन है, देखो इसके पागलपन है, निहायती बेवकूफ़ है। ऊपर टोटल डेप ले रखी है 75 और 50, और नीचे सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप ले रखा है 75। क्या करे यार, पढ़ाने वाला भी कैसे पढ़ा। चलो जो बच्चे इसको सेल्फ पढ़ता होगा वो तो माथा पढ़ कर लेता होगा, पागल हो जाता होगा वो तो। भाई मैंने दोनों व्यू बता दिए हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ 75 ही आना चाहिए। ये इस बीकॉम की कबाड़ा बुक में ही कर रखा है कि करंट लाइबिलिटी को भी ले रखा है। आप 12th की बुक जो मैं बोल रहा हूँ भले चेक कर सकते हो, 12th की डीके गोयल किसी से भी लेना उठाना, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप ले रखा है। सीए में IPCC में भी रेशो आता है, वहाँ बुक उठाना, लॉन्ग टर्म डेप ले रखा है। करंट लाइबिलिटी तो अबे करंट लाइबिलिटी के लिए अलग से रेशो है, लिक्विडिटी रेशो, वहाँ पढ़ा हमने, करंट एसेट अपॉन। ये नहीं आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। ट्वेंटी 25 के बाद आता है 26। From the following in statement, calculate debt equity ratio, proprietary ratio, solvency ratio, fixed asset to net worth ratio, current asset to net worth ratio, fixed asset to long term fund ratio। कितने भी मार्क्स का हो, तुम तो एक चीज़ समझो, जितने भी रेशो पूछे ना घबराना मत, नाम में ही फॉर्मूले हैं। तनीषा, करंट एसेट टू नेट वर्थ, इसका फॉर्मूला बता क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? करंट एसेट टू नेट वर्थ, ऊपर करंट एसेट, नीचे फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, ऊपर फिक्स एसेट, नीचे जो भी रेशो होगा नाम में ही फॉर्मूले है, घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 26। एक मिनट पॉज करना बेटा इसे। यस, हाँ आगे। अब ये 26 के अंदर आप लोगों को जो भी रेशोज़ निकालने हैं, मोटा मोटा आपको डेब्ट और इक्विटी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन लोग क्वेश्चन पढ़ के डेब्ट और इक्विटी को अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है।
और नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर है और करंट लाइबिलिटी है। फिर वही नाटक है, करंट लाइबिलिटी को ले के ना ले। आपको बता दिए मैंने दोनों बात। अगर आप टोटल डेप लोगे तो उसमें करंट लाइबिलिटी आएगी, नहीं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप लेनी है आपको। क्या लेनी है? लॉन्ग टर्म डेप। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26, सबसे पहला रेशो कौन सा है? नंबर हमें बीकॉम के हिसाब से ही मिलेंगे, तो मैं आपको कितना भी बोल दूं सही है गलत है, अल्टीमेटली जो ये करेगा वही करना है हमें। ये अगर टोटल डेप लेता है तो हमें भी टोटल डेप ही लेनी पड़ेगी। तो टोटल डेप के अंदर आप लॉन्ग टर्म डेप भी लो, करंट लाइबिलिटी भी लो। लॉन्ग टर्म डेप लो, कितना है? 7% डिवेंचर से नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को ही लॉन्ग टर्म डेप बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में कितने डिवेंचर? 1 लाख, और करंट लाइबिलिटी 22, दोनों ले लो। और नीचे इक्विटी ले लो, इक्विटी ऊपर से उठाओ। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ो ना भाई। 75, 25 और 84 कितना हो गया? काट पीट लेना 0.66, ये आ गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, आगे अब फॉर्मूला देखो, सेकंड वाला प्रोप्राइटरी रेशो। सेकंड क्या है? लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अभी एक डाउट पूछा था मेरे से मानसी ने, सुन लेना। टोटल एसेट में सारी एसेट लेंगे, इंटेंजिबल एसेट भी लेंगे, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो तुम्हें होमवर्क दिया था, तुमने करा या नहीं करा पता नहीं, उसने इंटेंजिबल एसेट को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, इंटेंजिबल एसेट हैव नो वैल्यू, मतलब उसकी आज की तारीख में कोई वैल्यू। तो आप बताओ, जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों लेंगे? अगर ये लाइन उसने फर्नीचर के लिए लिखी होती ना तो मैं फर्नीचर भी नहीं लेता। अगर ये लाइन उसने मशीन के लिए लिखी होती मैं मशीन भी नहीं लेता। मतलब अगर वो कोई भी एसेट के लिए ये लाइन लिख देगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें वो एसेट नहीं लेनी। समझ गए ना? समझ जाना। ठीक है, टोटल एसेट लेनी है। चलो, टोटल एसेट में ऊपर इक्विटी तो यहाँ से उठा लो, ये रही मरो, ये रही 184, और नीचे टोटल एसेट। बैलेंस शीट में देखो, कैलकुलेटर हाथ में लो, फिक्स एसेट, करंट एसेट सब ले लो। तो टोटल एसेट तो दे ही रखी है उसने, 3 लाख। तेज बोलो, और तेज। सारी एसेट लेंगे। टोटल एसेट 3,07,000, 3,07,000। कितना? मार्कर कहाँ गया? मर गया कहीं। चलो काट लेना है 184 और 3,07,000 पॉइंट। ये भी अब बाकी के रेशियो में पहले इसने पूछा है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी नाम का कोई रेशियो नहीं होता, सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं सारे नहीं। ये क्या करता है देखो, सॉल्वेंसी में, अरे यार ओए इधर देख, मैंने आपको कल सॉल्वेंसी में कितने रेशियो पढ़ाए थे? फिक्स एसेट, टोटल एसेट सब मिल मुला के। ठीक है, मेन सॉल्वेंसी में 3 रेशियो आते हैं। एक तो डेट इक्विटी पहला, दूसरा प्रोप्राइटरी, उसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन, और तीसरा आता है नेटवर्थ टू टोटल एसेट। यही होता है ना, नेटवर्थ अपॉन, नहीं ये नहीं होता, हाँ डेप्ट अपॉन टोटल एसेट, डेप्ट टू टोटल एसेट। अगर आप ये सारे फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ इक्विटी से इक्विटी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डेप्ट अपॉन, और वही ये होता है, और इसी को मेन सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, डेप्ट अपॉन। यहाँ पे डेप्ट अपॉन इक्विटी है, यहाँ इक्विटी अपॉन टोटल एसेट है। इक्विटी से इक्विटी कट गई तो ऊपर क्या बचा? डेप्ट, नीचे क्या बचा? तो मेन सॉल्वेंसी रेशियो होता है डेप्ट अपॉन टोटल। अगर वो बोले ना सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो निकालो, तो आप क्या लगाओगे? डेप्ट अपॉन, यार ही मेरे पास डेप्ट तो है, ये रही 122,500, और मेरे पास टोटल एसेट है 3,60,000 तो 122 में 3,60,000 कर लो, कितना आएगा? बाकी के फॉर्मूले
बिल्कुल बचकाने हैं, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। देखो अगला फॉर्मूला है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। नफीसा नेटवर्थ किसे कहते हैं? टोटल डेब्ट को नेटवर्थ कहते हैं। सोकर बराबर आया कर बेटा, फ़ायदेमंद होगा थोड़ा। नेटवर्थ के दो नाम और होते हैं, या तो उसे इक्विटी कहते हैं या उसे प्रोप्राइटरी। अभी तो बोला है मैंने शुरू करते ही, नेटवर्थ इक्विटी को ही कहते हैं और प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है विनीता नेटवर्थ का? और वो सब हमने प्लस करके इक्विटी निकाली थी 184,500। चलो फॉर्मूला लगाओ डेब्ट अपॉन टोटल एसेट का। तो ऊपर तो ले लो डेब्ट, डेब्ट कितनी है? अरे सॉरी, क्या पूछा है उसने? फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। भाई फॉर्मूला नाम में ही है, फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ। तो बैलेंस शीट में देखो फिक्स एसेट कितनी है? 2,19,810 और अपॉन इक्विटी हमने निकाल रखी है 184। हाँ काट लेना। अगला रेशो करंट एसेट टू नेटवर्थ, नाम में ही फॉर्मूला है, ऊपर करंट एसेट नीचे नेटवर्थ। बैलेंस शीट में देखो करंट एसेट भी है 87,190 अपॉन नेटवर्थ तो यही रहेगी 184। अगला रेशो फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड, नाम में ही फॉर्मूला है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ये रही, कहाँ है फिक्स एसेट? ये है 2,19,810 अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। अभी सर लॉन्ग टर्म फंड किसे कहते हैं? हाँ फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं। अच्छा ये बता, लॉन्ग टर्म फंड लाइबिलिटी होती है एसेट होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? चलिए बता, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? सेकेंड ईयर के बच्चे हो, लाइबिलिटी तो पता होगा क्या होती है। जिसको अपन पे करते हैं, तो पे कर दिया तो लाइबिलिटी क्यों है? तो बता सिद्धार्थ मल्होत्रा, बोलो किस पे कर्जा? धरती पे कि फर्म पे? तू बता मुझे लॉन्ग टर्म फंड क्या होते हैं? उच्च कोटि पे पहुंच चुकी हो तुम, एक लात देनी बाकी है बस। अभी मैं 11th, चल एक काम करना, चारू से पूछना लॉन्ग टर्म फंड किसे कहते हैं, शायद वो बता दे। लॉन्ग टर्म फंड होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, जो बड़ी बड़ी उधारी है उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म फंड। अब बैलेंस शीट में देखो बड़ी उधारी क्या है? 1 लाख के डिबेंचर से वो बड़ी उधारी है, तो नीचे ले लो 1 लाख के डिबेंचर्स, तो ये आएगा 2.19। पागल है यार ये, इससे परेशान हो गया हूँ मैं, पागल का बच्चा। सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड में तुम लोग वो लेना डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड में, बड़ी बड़ी उधारी आती है। चलो आगे, आपको कल मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, लास्ट जाते जाते उसका क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। कैपिटल गियरिंग रेशो, गियरिंग रेशो, गियर डालने वाला, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आती है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी और नीचे आती है फिक्स बियरिंग सिक्योरिटी। वेरिएबल में आते हैं इक्विटी शेयर और रिजर्व, और नीचे फिक्स में आते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। ठीक है तनीषा, ऐसा क्यों होता है? ऊपर आता है वेरिएबल कॉस्ट वाली सिक्योरिटी, नीचे आता है फिक्स कॉस्ट वाली, तो यहाँ वेरिएबल में इक्विटी क्यों लेते हैं और यहाँ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर क्यों लेते हैं? इसका एक लॉजिक बताया था कल मैंने। वेरी गुड,
यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट वाली सिक्योरिटी आती है क्योंकि इक्विटी शेयर वेरिएबल होते हैं, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फिक्स नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे नहीं तो। और फिक्स बियरिंग में वो सिक्योरिटी आती है जिनके ऊपर देना ही पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड फिक्स है, उनके आगे उनकी रेट होती है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, उनके आगे उनकी रेट होती है, इसलिए नीचे फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटी लेते हैं और नीचे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट वाली। ये लास्ट क्लास में सारे रेशोज़ की बात हो गई थी, जिसने वीडियो नहीं देखा और क्लास भी नहीं आए भगवान ही भला करेगा उनका, है ना बीज़र। मैं रात को रोज़ा खोल के ही देख लिया अगर वीडियो, हम तो रोज़े में भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पास तो ऑप्शन रहता है, हाँ बेटा खोल के ही देख लिया अगर कुछ भी याद नहीं है बस मुँह हूँ कर दो, बस मुँह हिला दो। 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कभी भी पढ़ लिया करो। (27) देखो इलस्ट्रेशन नंबर, याद रखना कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, फिर बोल रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी अपॉन कौन सी ऐसी सिक्योरिटी हो जी जिसकी कॉस्ट वेरिएबल होती है, इक्विटी, क्योंकि उनको डिविडेंड कभी देना है नहीं तो नहीं देना है, प्रॉफिट हुआ तो देना है नहीं तो नहीं देना। फिक्स कॉस्ट में कौन सी आती है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड है वो भी फिक्स्ड है, उनके आगे उनकी रेट होती है, देना ही है वो तो। देखो कैलकुलेट गियरिंग रेशो ऑफ एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, दो कंपनी है एक्स और वाई, भाई दोनों का अलग अलग निकलेगा, एक्स का और वाई का। पहले एक्स का निकालते हैं। हाँ, एक्स में सबसे पहले दे रखा है इक्विटी शेयर, ये कौन सी है, वेरिएबल, कितना है इक्विटी शेयर। फिर प्रेफरेंस शेयर, ये कौन सी है, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। फिर प्रेफरेंस शेयर के बाद ये भी क्या है, इसे भी नीचे लिख रहा हूँ। जनरल रिजर्व और P&L, ये तो रिजर्व है। अच्छा एक बात बताओ, रिजर्व पे किसका हक होता है, इक्विटी वालों का कि प्रेफरेंस वालों का। तो रिजर्व किसके साथ आने चाहिए, इक्विटी के साथ कि प्रेफरेंस के साथ। प्रेफरेंस वालों को लाद दो, एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल तो जाता है उन्हें। हेलो हेलो हेलो, आगे। हाँ तो बेटा रिजर्व किसको मिलते हैं, इक्विटी को। तो रिजर्व कितने हैं, 30 और सब ऊपर ले लो, 30 और 20 50, ऊपर 1.5 लाख हो गए और नीचे 70, तो 1.5 लाख अपॉन 70,000 काट लो 2 दूसरे वाले का भी ऐसे ही आ जाएगा बेटा, कर लोगे दूसरे वाले का, फिगर चेंज है और क्या करना है, करना भी मत, क्या हो गया वो तो दूसरा वाला भी, सिर्फ फिगर चेंज है। अब मैं कल आपको बची हुई कैटेगरी के जितने भी रेशो है, जिसे मैं मिसलिनियस नाम देता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कैश डेब्ट सर्विस रेशो, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, ऐसे 5-7 और बचेंगे, वो मैं मिसलिनियस का भी एक चार्ट बनाऊंगा लास्ट और फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसमें है लेकिन वो अलग से ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो बाय।